हेलो दोस्तों। तो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा इकोनॉमिक्स का, और ये है पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में 5 यूनिट कंप्लीट हुआ, तो कुल 7 यूनिट में से 2 यूनिट बच गया जो हम कवर करेंगे पार्ट 2 के लेक्चर्स में। और ये है पार्ट 2 लेक्चर्स, जहां शुरू होगा वैश्वीकरण पार्ट 2 के लेक्चर्स में यूनिट 6 और यूनिट 7 को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण से। तो सबसे पहले एक बात और बता दूं, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट पार्ट 2 मत देखिए, पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 या लेक्चर 1 देखिए, फिर आप लेक्चर 2 देखिए। ओके, तो चलते हैं लेक्चर 2 में बात करते हैं इकाई 6 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं दोस्त? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखिए क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है कि हम आपको थोड़ी इतिहास में लेके चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए आया, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत पर अपनी आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, तो जब हम लोग आजाद हुए तो हमें पता था, डर था, पहले से हम लोग डरे हुए थे, इसलिए क्योंकि एक कंपनी आई जिसने हमारे ऊपर आधिपत्य किया। तो गांव में एक कहावत है, जो दूध से बिल्ली जो दूध से जल जाती है, तो गांव में कहावत है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक फूक के पीता है या फिर लस्सी भी फूक के पीता है। वही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को लॉक कर लिए, किसी भी विदेशी कंपनी को भारत आने नहीं दिए, जिस वजह से हुआ ये कि 1948 के बाद से लेकर के 1991 के बीच हमारी अर्थव्यवस्था काफी चरमरा सी गई। और वो अर्थव्यवस्था ऐसी चरमरा गई कि 1991 में हमारे पास मात्र 15 दिन का पैसा था। उसके बाद मनमोहन सिंह जैसे लोग, बीपी सिंह जैसे पीएम साहब, इन्होंने मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई, जिसके बाद 1991 में न्यू पॉलिसी आई, जिसमें यह नारा दिया गया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, LPG। ये कंसेप्ट लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहीं से ये कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, कि दुनिया के व्यापारी के लिए अपने देश की बाजार को खोल देना, ये है वैश्वीकरण। जैसे आपको पता है कि जो हुंडई मोटर है, हुंडई मोटर कहाँ है? कोरिया की कंपनी है, लेकिन भारत में भी कंपनी गाड़ी बनाती है और बेचती है। रीजन ये था कि हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे पास ना उतनी टेक्नोलॉजी थी, ना फैक्ट्री थी, फिर भी हम लोग वैश्वीकरण अपनाए नहीं थे, जिसके कारण हमारा अर्थव्यवस्था काफ़ी बर्बाद हो गया। तो अब हुआ ये कि ग्लोबलाइजेशन जैसे ही हुआ, दुनिया की सारी कंपनी भारत आई, वहाँ इन्वेस्ट की, तो वहाँ व्यापार बढ़ा, चीज़ें बढ़ी, तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। तो उसी कड़ी में ग्लोबलाइजेशन पर इस चैप्टर में बात हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन पर बात करते हैं। कह रहा है कि 90वें दशक से विश्व बाजार में एक नए युग की शुरुआत हुई। अब बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र, राज्य और देश की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में हो गई। इसके पूर्व वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में जो बाधाएं थी, उसे अब दुनिया का बाजार मुक्त हो गया। यानी कि जो किसी देश राज्य की सीमाओं तक होता था, अब वो मुक्त हो गया। और कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान स्थिति में छोटे से गांव या शहर के बाजार भी प्रायः वे सभी वस्तुएं उपलब्ध होने लगे जिसके निर्माण का क्षेत्र उस देश से अलग दूसरे देश में था। जैसे एप्पल अमेरिका की कंपनी है, लेकिन आज एप्पल भारत में कितनी जबरदस्त चल रही है। वही चीज़ है, वैश्वीकरण के अंतर्गत दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया। तो फ्री ट्रेड हो गया कि भाई आप यहाँ आप कोई कंपनी खोले हैं, वो कंपनी पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपनी सामान बेचेगी, अपने गुड्स का प्रोडक्ट करेगी। ठीक है, तो यही है ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद करते हैं आप ग्लोबलाइजेशन को समझ गए होंगे। तो आज जो दुनिया भर में ये चीज़ें आ रही है कि जो चीज़ें अमेरिका में है वो भारत में भी उपलब्ध है, तो वो है ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। ठीक है, बात समझ गए। बड़े बड़े मॉल्स जो आप देख रहे हैं, है ना, मल्टीप्लेक्स देख रहे हैं, PVR सिनेमा घर देख रहे हैं, ये सारे चीज़ दुनिया के देशों से हमने सीखा है। और वहीं की कंपनी ने अब KFC देख रहे हैं, KFC हो गया, मैकडोनाल्ड्स हो गया, बर्गर्स हो गए, ये सारी कंपनी, डोमिनोज वगैरह, सब बाहर से कंपनी, अमेरिकन कंपनी भारत में आके अपनी बाजार व्यवस्था लगाई। यही वैश्वीकरण का रिजल्ट है। ओके, तो ये वैश्वीकरण ये चीज़ है कि आपको पूरे विश्व में व्यापार करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। तो यहाँ देखिए किताब के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण क्या है। कह रहा है उदारीकरण और निजीकरण, वही जो मैंने बात की, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में निजीकरण
हिंदी में क्या कहते हैं, निजीकरण, और इसे क्या कहते हैं, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अभी पिछले कुछ वर्षों से होने लगा। वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं, किंतु यह हम विश्व वैश्वीकरण की अवधारणा को उसके आर्थिक पहलू की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, यहाँ बता रहा है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। बात समझ में आ गया? इसको स्पष्ट करते हुए ब्रैंको मिलानोविक नामक विद्वान ने कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्त्र, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आया। तो बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए एक स्लाइड के थ्रू तीनों चीजों को समझाया गया है, तो चलिए स्लाइड को समझिए। तीनों चीजें हैं, यहाँ देखिए निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन है। निजीकरण का अभिप्राय है निजी क्षेत्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनके प्रबंधन करना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निजीकरण की नीति भारत सरकार ने कब अपनाई? 1991 में। कौन सी पॉलिसी आई? तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये बात है। उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण मतलब हुआ कि अगर कोई कंपनी भारत आती है तो उसकी लाइसेंस देने का व्यवस्था, उसको ज़मीन देने की व्यवस्था, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल किया गया। पहले बहुत इसमें ओल झोल होता था, बहुत समय लगता था, तो एकदम रैड एंड फास्ट किया गया कि पूरी तरह से नियम को थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया कि भाई आप आओ और आप चीज़ों को बनाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ, इन्वेस्ट करो, कंपनी खोलो, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्टअप मिले। और जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, उदारीकरण हो गया, तब आया वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण कहता है निजीकरण और उदारीकरण की नीति का परिणाम है वैश्वीकरण की विश्व के सामने आई। अब आपने प्राइवेटाइजेशन किया है ना, आपने उदारीकरण किया, जिसके कारण विश्व की सारी कंपनियां देखिए आप भारत भी आने लगी और भारत में भी अपने प्रोडक्शन बनाने लगी। सैमसंग कोरिया की इतनी बड़ी कंपनी है, भारत में इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बेंगलुरु में बहुत जगह है, इतने लोगों को रोजगार दे रही है। तो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिल रहा है। हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, वैश्वीकरण के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए देखते हैं वैश्वीकरण के अंग कौन कौन से हो। तो वैश्वीकरण के अंग हैं व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी हुई, ये पूंजी का निर्बाध प्रवाह हुआ, प्रौद्योगिकी का निर्वाह हुआ, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर हमारे यहाँ नहीं था, आया, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील हुआ, फ्री कन्वर्टिबल कैपिटल हुआ, पूंजी भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, रशिया, जर्मनी, हर जगह बदलाव होते चला गया, है ना। धीरे धीरे हमारा गांव भी वैश्विक हो गया, वैश्विक विलेज की कल्पना हमने करी। भारत के किसी भी शहर में कोई भी वस्तु बनती है तो भारत के किसी भी गांव में वो उपलब्ध होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका ज़्यादा रही। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि मान लीजिए टोयोटा कंपनी है, जापान की है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका में भी काम कर रही है, भारत में भी काम कर रही है। ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स। अब अपने महिंद्रा को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी स्कॉर्पियो बिकती है। टाटा को देख लीजिए, रेंज रोवर, लैंड रोवर, अमेरिका में भी गाड़ियाँ बिकती हैं। तो वे कंपनियाँ जो बहुत देशों में अपना उत्पादन और नियंत्रण करती है, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली देखेंगे तो वो अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कई जगहों या देशों में अपना उत्पादन और कारखाने खोलती है, वहाँ जहाँ सस्ता श्रम होता है। तो इसलिए चीन में आप देखेंगे लगभग सारी कंपनियों की ज़्यादातर फैक्ट्री कहाँ मिलती है? चीन में, क्योंकि चीन में मजदूर सस्ता है, श्रम सस्ता है, तो कम खर्च करके कंपनियां वहां प्रोडक्शन कर सकती है। इसलिए चाइना को प्रेफर ज़्यादा किया गया, जिसके कारण आज स्थिति ये हुई कि चाइना विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन के निकला। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हार्ड बोल्ड में लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, इससे वो ज़्यादा लाभ भी कमाती है। अब कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही क्यों, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, सब में जाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निवेश। निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जैसे आपके पास पैसा है, आपने जमीन खरीद लिया, कोई बिल्डिंग्स खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कोई फैक्ट्री बना दिया, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसके बाद विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब अगर सैमसंग कंपनी भारत की जमीन लिया, वहां पे अपना फैक्ट्री खोला, तो उसको लाभ चाहिए ना, तो वो हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या भारत की कंपनी किसी विदेश में गई है, धीरे धीरे ये वैश्वीकरण की जो व्यवस्था थी उसने क्या किया, बहुत काफी बाजार को एक रूपता देने का प्रयास किया और वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हो गया। यानी मार्केट इंटीग्रेट हो गया। जो चीज़ चाइना में चला वही चीज़ आके इंडिया में चला, वही चीज़ आकर के बांग्लादेश में चला। आज देखिए मोबाइल कंपनियां जो चाइना में लॉन्च करती है उसी मोबाइल को भारत में भी लॉन्च करती है, वही मोबाइल अमेरिका में भी लॉन्च होता है। तो चीज़ें एकदम ग्लोबलाइज हो गई, कंपनी को भी बहुत फायदा हुआ और बहुत लाभ हो रहा है। तो इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी बूस्टअप मिला। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो इसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं? पहला है प्रौद्योगिकी में प्रगति। तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी आगे आई, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर उस चीज़ों को काफ़ी बूस्टअप मिला। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यही जो है, अब जैसे वस्तुओं को खरीदना है, आज के देखिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, दुनिया ने एकदम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को एकदम आगे बढ़ाया। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को इसने काफ़ी तेज किया। आज हम यूएसए से कनेक्ट कर सकते हैं, आज हम जर्मनी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको काफ़ी बूस्टअप किया। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं दूसरे नंबर पर विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब क्या हुआ कि अमेरिका, भारत, रशिया, चीन सब देशों ने अपने अपने रूल्स को बहुत नॉर्मल किए ताकि भारत के इन्वेस्टर्स अमेरिका में कर सके, अमेरिका के इन्वेस्टर भारत में कर सके। और इसके कारण क्या हुआ कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ और वो निवेश अब आसानी से होने लग गए। पहले क्या होता था, व्यापार में अवरोध होता था, ठीक से लाइसेंस नहीं मिलता था, भूमि नहीं मिलता था, श्रम नहीं मिलता था, लेकिन अब वो रोक टोक खत्म हो गई। ओके, अब वैश्वीकरण हुआ तो एक संस्था सामने आई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, ये आपसे पूछेगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अब इस संगठन का यही उद्देश्य है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार हो रहे हैं उसको मैनेज करना, उसको और बेहतर बनाना। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1995 में स्थापना करी गई इसकी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में 149 देश इसका व्यापार संगठन का है। विश्व व्यापार संगठन 2006 के वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, 2006 तक का यह डाटा। इसके मुख्यालय जेनेवा में है। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि WTO का जो हेड क्वार्टर है, HQ है, मुख्यालय, वो कहाँ है, तो जेनेवा में। ओके दोस्त, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों में अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर इन्हें व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश किया जाता है। तो WTO का ये एक समझिए कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का होता है कि वो जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे USA है, ये सब है, जापान है, तो इसको इसमें थोड़ा सा वो थोड़ा कमज़ोर है। बाकी जो विकासशील देश है जैसे भारत है, उस पर इनकी पकड़ बहुत ठीक ठाक है। उनकी अर्थव्यवस्था को ये लोग काफ़ी खोल दिए। भारत में वैश्वीकरण क्यों आया, तो आपको मैंने बताया था कि जो भारत है विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार है। ये क्वेश्चन आया हुआ था SSC में कि विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार कहाँ है, भारत में। इसलिए आज देखिए पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है। क्यों है, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या है एवं क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा देश है, 7वें नंबर पर है। तो यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा संसाधन चाहिए, जिसके कारण यहाँ उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए।
तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए विश्व के अन्य कंपनियों ने भारत में अपनी आस लगाई और यहाँ पर अपने इन्वेस्ट किया। आधुनिक तकनीक का, पूंजी का इन्वेस्ट करने से यहाँ अधिक से अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर अपना एक बिस्कुट फैक्ट्री डालें और पता चला बांग्लादेश में आप बेच रहे हो और वहाँ की आबादी है 10 लाख, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, और वहीं बगल में एक देश है संगलादेश, उसकी आबादी है 1 लाख। तो आप चाहेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन उस देश में भी हो ताकि वहाँ की आबादी ज़्यादा है। तो भारत बाजार सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला बाजार का देश है, यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ संसाधन भी ज़्यादा होने चाहिए, लोगों की उपलब्धता होनी चाहिए संसाधन की। इसलिए सारे कंपनियों ने भारत पर क्या किया, इन्वेस्ट किया, जिसके कारण भारत में वैश्वीकरण जरूरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, चलिए वो स्लाइड्स में देख लेते हैं। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क है प्रत्यक्ष विदेश निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। वैश्वीकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क है, तो इसमें कहता है कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में सहायता मिलती है, अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति होती है। आज देखिए अगर हम भारत में रहते, बंद अर्थव्यवस्था में रहते, तो हमारे पास मोबाइल कंपनी कौन कौन है बताइए? आईबॉल है, वीडियोकॉन है, कैचोडा है, ऐसी कंपनी भारत की है। लेकिन एप्पल, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ये सारी कंपनी बाहर से आई और हमें एक से एक प्रोडक्ट दिया। बाजार में कंपटीशन बढ़ा तो एक से एक प्रोडक्ट मिला। जितना कंपटीशन मार्केट में आएगा वो उपभोक्ता को फायदा होगा, कम कीमत में अच्छी चीज़ें मिलेगी, नए बाजार तक पहुंच हुआ, उत्पादन और उत्पादिता के स्तर को उन्नत किया गया। आप देख रहे हैं हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में तुली हुई है, एक दूसरे से कंपटीशन करके हाई क्वालिटी की व्यवस्था देने में तुली हुई है। बैंकिंग और वित्तीय सुधार हुए, मानव पूंजी की क्षमता का विकास हुआ। आज अगर कोई भारत का डॉक्टर है जो अमेरिका में 1 नंबर डॉक्टर के लिस्ट में आता है, भारत का व्यक्ति जो साइंटिस्ट है वो अमेरिका के नासा में अच्छे पदों पर है। तो इस तरह से वैश्वीकरण ने एक नया रूप दिया इस सिस्टम को, इस धरती को, इस पूरी पृथ्वी को। अब अगर हमने आपको कहा था कि वैश्वीकरण ऐतिहासिक परिवेश में अगर देखेंगे तो 1991 के पूर्व का वैश्वीकरण देखिए, तो 1990 के पूर्व वैश्वीकरण था ही नहीं, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश में जब जाती थी तो वहाँ पर इतना ज़्यादा आवागमन पर लगभग कोई रोक नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम और कानून जो थे वो बहुत सख्त हुआ करते थे और इतनी आसान नहीं थी। इसलिए वैश्वीकरण का जो पूर्व इतिहास रहा वो बड़ा ही अदमद में रहा है, बड़ा ही अवरोधक का रहा है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम अपने बिहार को लेकर के कि बिहार का वैश्वीकरण पर क्या रहा प्रभाव, तो वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश भी बदलता जा रहा है। आज आप देखिएगा कि भारत के अन्य राज्यों के इन्वेस्टर भी बिहार आ रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में। हाल ही में देखिए बिहार के बरौनी में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट खुला, अब बक्सर में खुल रहा है। उसी तरह एथनॉल फैक्ट्री खुल रही है बिहार में। तो चीज़ें बदल रही है, लेकिन यही है कि लोकतांत्रिक देश में चीज़ें धीरे धीरे बदलती है और फिर आज 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले का जो बिहार था वो आज का जो बिहार है काफ़ी बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम वही स्थिति है, काफ़ी बदलाव हुआ है। और जब राज्य का विकास होगा, है ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किसी एक संदर्भ में यह कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। अब ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के भी जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। ठीक है, चलिए बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव इस स्लाइड से आप देख सकते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, नाबार्ड जैसी संस्था आई, इंटरनेशनल लेवल पर बीज आई, निर्यात में वृद्धि हुआ, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट। आज बिहार की जो लीची है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, वो वर्ल्ड क्लास फेमस। बिहार का जो शाही खाजा है, शाही लीची है, उसके बाद बिहार में जो मखाना होता है दरभंगा मधुबनी साइड, वो बहुत ज़्यादा महत्व है। भागलपुर का जो सिल्क का कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के प्रति बिहार में ये आया। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ गई, रोजगार के अवसर बढ़े, बिहार में भी कंपनी खुले, बहुराष्ट्रीय बैंक और कंपनी आई, HDFC, ICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे जो कॉरपोरेट जगत के
बैंक हैं वो सब बिहार में खुले, तो धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्थाओं को काफ़ी बूस्टअप मिला और यहाँ के रोजगार का सृजन वगैरह हर चीज़ यहाँ पर भी हुआ। तो स्लाइड में हमने देखा कि क्या क्या बदलाव हुए। अब नकारात्मक पहलू को भी देख लेते हैं। निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। क्या पड़ा? तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा हुई। कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा हुई क्योंकि जब भी वैश्वीकरण होता है तो प्रोडक्शन की चीज़ें होती है, यानी कि टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, यानी कि फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन करो। कृषि, अब बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ थोड़ा कृषि से संबंधित उद्योग धंधे में काफ़ी कमी आई। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब जो बड़े लेवल पर जब काम शुरू हो गए तो जो छोटे छोटे काम कर रहे थे वो चीज़ें खत्म हो गई, है ना। अब चीन का जो बाजार है वो बहुत बड़ा लेवल है। देखिएगा, एक दिन का पर्व हमारा राखी है, रक्षाबंधन, उसमें भी चाइना से राखी आ जाता है। तो उसके बाद खिलौने देखिए चाइना का। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग थे वो हमारे भारत के लोग करते थे, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो विदेश के भी धरती से, अब जैसे मैंने कहा खिलौने चीन से आ रहा है, राखी आ जा रहा है चीन से, तो ये बड़ी बात हो गई जिसके कारण कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को थोड़ा प्रभावित किया, निगेटिव इफेक्ट आया। तो ये चार प्रमुख नेगेटिव इफेक्ट आए। तो क्वेश्चन आ सकते हैं वैश्वीकरण से बिहार में क्या नेगेटिव प्रभाव हुए? तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा हुई। उपेक्षा मतलब उसका गिरावट आया, उसमें निगेटिविटी आई। कुटीर एवं लघु उद्योग का पर विपरीत प्रभाव पड़ा। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश हुआ। तो ये सब निगेटिव इफेक्ट का कारण है, वैश्वीकरण का निगेटिव इफेक्ट। ओके, अब सन 1991 के आर्थिक सुधार क्या था, थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। इससे सवाल आ ही जाता है, खास करके एसएससी वगैरह में, और बिहार पुलिस ने सिलेबस में डाला है तो यहाँ से जरूर सवाल पूछेगा। सन 1991 का आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल 1991। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उसकी धारक क्षमता से अधिक माने जाने लगा। यानी कि राजस्व इतना अधिक हो गया, व्यय यानी कि जितना व्यय है, खर्चा, जो राजस्व है, जो इनकम है, इनकम 10,000 था तो खर्चा 15,000 होने लगा। तो आवश्यक वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार 15 दिनों के लिए, हमने कहा था ना आपको कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा। मतलब भारत को 15 दिन का पैसा भी नहीं बचा था। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची। उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि भारत को 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में बंधक रखना पड़ा था। अब ये क्वेश्चन बन सकता था, 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में। 1990-91 की खाड़ी युद्ध ने संकट को और गहरा बना दिया। इन सभी कारणों से सरकार ने सन 1991 में कुछ नई नीति अपनाई, जिसे नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, जो आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इसी के तहत आर्थिक सुधार का अर्थ हुआ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या था? एलपीजी, मैंने पहले ही बताया एलपीजी। भारत में आर्थिक सुधार का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तर में वृद्धि करने की दृष्टिकोण से किया गया। ये आर्थिक सुधार उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन तथा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नीतियों पर आधारित है। अतः इन्हें हम एलपीजी नीति भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आर्थिक सुधार को हम नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ डिटेल्स में आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हमने आपको समझा दिया। ओके, तो अब क्या उद्देश्य थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसका उद्देश्य था उत्पादन इकाई में कार्यकुशलता, उत्पादन इकाई में प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना। देखिए, सरकार सिर्फ सरकार चलाएगी कोई भी सिस्टम, जैसे अभी देखिए रेलवे सरकार चला रही, देखिए रेलवे की स्थिति बहुत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वही प्राइवेट बस वगैरह की देखिए सरकार का भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है। एरोप्लेन देखिए सबसे ज़्यादा प्राइवेट ही है, सरकार का एक था भी एयर इंडिया, वो भी टाटा खरीद लिया। तो सरकार हर चीज़ मैनेज नहीं कर पाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों है। अगर सरकार नियम बना दे कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल रहे, तो आपको लगता है कि मैनेज कर पाएगी इतनी बड़ी जनसंख्या में? तो हमें देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए रेलवे, तो रेलवे को सरकार कहती है हम प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट मत करिए, रेलवे में अन्य कंपनियों को भी दे दीजिए, ये पॉलिसी बना दीजिए कि रेलवे आप अपना रेल भी चलाओ। तो क्या करेगा? अगर आप मैंने रिलायंस और जियो को दे दिए
कि आप अपना रेल चलाइए, तो क्या करेगी, वो ज़मीन खरीदेगी, उस पर पटरी बिछाएगी, फिर अपना रेलवे फैक्ट्री लगाएगी, रेल बनाएगी, फिर चलाएगी, तो सारे वीआईपी लोग उसमें चले जाएंगे। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो आराम से गवर्नमेंट में चलेंगे। तो दे दीजिए, लेकिन सरकार क्या कहती है, नहीं, रेल की पटरी को ही प्राइवेट कर देंगे, यानी पटरी सरकार की, रेल चलेगी जियो की, रेल चलेगी टाटा की। ऐसा नहीं करिए। आप टाटा और रिलायंस को भी बोल दीजिए कि भाई अपना रेल चलाओ, अपना पटरी बिछाओ, आप खरीदो जमीन। ये होती है। तब देखिए रेलवे भी एक प्राइवेट होगा, एक गवर्नमेंट होगा। जिसके पास पैसा है, जल्दी जाना है, प्राइवेट में चला जाएगा, गवर्नमेंट जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों एलपीजी से आई है ना। अब इसकी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब आइए, वैश्वीकरण एवं आम आदमी के पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए कहानी है। देखिए, वैश्वीकरण से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छा ही है, पॉजिटिव ही प्रभाव आया, क्योंकि भारत में एक रूपता हुई, कंपनियां बहुत सारी खुली, तो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला, रोजगार के साधन हुए, तो धीरे धीरे आम लोगों पर भी इसका प्रभाव आया, उनके जीवन यापन में सुधार आई, उसकी मूलभूत सुविधाएं आप मिलने लगी, देश में इतना उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ कि एक आम आदमी भी उस चीज़ को अफोर्ड करने लगा, जो एक सुविधाजनक चीज़ें हैं। मैं समझ रहे, कॉमन मैन, आम आदमी, समाज का ऐसा वर्ग समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। जैसे हम सब हैं, आप लोग हैं, आम आदमी हैं, जिनको मिनिमम कंफर्ट है, कम चीज़ों में ही जीना सीख लेते हैं, तो वह है आम आदमी। तो यहाँ पर एक स्लाइड में देखिए 3 पॉइंट्स में लिखा है कि आम आदमी पर वैश्वीकरण का अच्छा प्रभाव रहा। मैंने बताया पॉजिटिव प्रभाव रहा। उपयोग की आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता हुई, यानी हमें जो चीज़ चाहिए, जैसे फ़ोन चाहिए, तो हमारी कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स है, या मान के चलिए आईबॉल है, या फिर और कौन है, लावा है, वीडियोकॉन है, ये सब कंपनी उतनी अच्छी मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाती जितना कि ओप्पो, वीवो, रियलमी या फिर वन प्लस बना पाती। तो हमें संसाधनों की उपलब्धता हुई और अलग अलग रोजगार की संभावना बढ़ी। अब सभी कंपनियां भारत आई तो उसका नौकरी दिया गया। आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता, आज दुनिया की हर टेक्नोलॉजी जो चीन में है, जापान में है, अमेरिका में, वो हमारे पास भी है। तो ये चीज़ आई, कॉमन मैन, हर चीज़। आज देखिए हम आसानी से सोशल मीडिया के तरफ देश विदेश में जुड़ सकते हैं। तो ये प्रभाव आया आम आदमी के जीवन में। आम आदमी पर वैश्वीकरण का अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया तो निगेटिव भी होता होगा। नेगेटिव क्या क्या आया, देखिए, बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ी श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव, मध्यम एवं छोटे उत्पादक की कठिनाई, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा संकट आया। तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप 100% अच्छा और बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छाई कुछ बुराई के साथ हर चीज़ आती है, बस बैलेंस करना, मैनेज करना। आपको भी जीवन में, आपको अभी जीवन में स्टूडेंट लाइफ में है, तब पारिवारिक जीवन में जाएंगे, तब हमेशा अच्छाई बुराई दोनों का सामना करना पड़ेगा। हर आदमी कोई 70% अच्छा होता है तो 30% बुरा होता है, वही कभी उल्टा हो जाता है, कोई 30% अच्छा होता है, 70% बुरा हो जाता है। अच्छा बुरा, प्रोज और कॉन्स सबके साथ है, कोई ईश्वर नहीं है, हम हो आप हो, सब में अच्छाई बुराई है, बस आपको मैनेज करके चलना है, बस। तो ही बात याद रखना है। यदि व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाइए, और यदि बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो व्यक्ति को भूल जाइए, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ सारांश में यही चीज़ें हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे। वैश्वीकरण की 5 मुख्य अंग, उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी, विश्व व्यापार संगठन, प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आम आदमी। अब लेते हैं प्रश्नावली। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण को किया गया, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी उपरोक्त सभी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने थे? तो 5 थे, आपने अभी भी पढ़ा, कितने थे? 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका-कोला, इनमें से सभी है। वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी का विनियोग पर रोक। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, बताइए, जल्दी बताइए। सरकारी का व्यापारी पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह और देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना? कनेक्ट करना, समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना।
चलिए उसके बाद पांचवा सवाल है, चलिए देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, ये सवाल है। तो नोकिया ने खरीदा था, उस टाइम की बात है ये। अब ये ऑब्जेक्टिव है, भले फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ये ऐसे ही सवाल आते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हुआ। तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका विश्व के साथ समन्वय हुआ। किसके साथ समन्वय हुआ? विश्व के साथ, सॉरी माफ कीजिएगा, विश्व के साथ क्या हुआ? समन्वय हुआ। दूसरा सवाल क्या है? व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना का प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभा रही है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की भूमिका में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को डैश का कार्य करता है, जोड़ने का काम करता है। और लास्ट है, WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो बाय मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा ए, कोको कोला ने खरीदा था। नोकिया तो मोबाइल कंपनी है, ये बाय मिस्टेक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों एक सूचना देनी है, हमारा जो ये चैनल है इस पर रोजगार समाचार भी हर सप्ते आते हैं, हर रविवार रात या सोमवार सुबह। जुलाई का आ चुका है, सेकेंड वीक का, आप नहीं देखें तो उसे देखिए कि भारत भर में कितनी सरकारी नौकरियां निकली है, उन सभी की जानकारी आपको मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा जॉब अपडेट या जॉब न्यूज, उसे खोलेंगे तो आपको सारे जॉब न्यूज के वीडियो मिलेंगे और जो फॉर्म आपको भरना है वो फॉर्म आप वहां से देख के भर सकते हैं। ओके, तो कहते हैं अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? मेहनत पर। मेहनत के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते आप। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत लोग जुआ में दिखाता है। बिहार पुलिस की नौकरी लेना है, दरोगा बनना है, मेहनत कीजिए, मेहनत के बल पे ले सकते हैं। चलिए और आखिरी चैप्टर देखते हैं, उस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। यानी जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो सामान को खरीदते हैं, वो कैसे जागरूक होंगे और उनका संरक्षण कैसे होगा। इकाई नंबर 7। तो उपभोक्ता जो है बाजार का व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम ही लोग सामान खरीदते हैं, हम ही लोग ग्राहक हैं, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। अब मान लीजिए दुकान बाजार में कोई खोला, अगर कोई ग्राहक नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो दुकानदार हम पे निर्भर है। तो बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है। किसी भी बाजार में कंज्यूमर का बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना आम भाषा में कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, वो भगवान होते हैं। ठीक है, तो यदि हम उपभोक्ता को जागरूक नहीं करेंगे तो बाजार व्यवस्था में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तु के मूल्यों, निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है, उसे हम उपभोक्ता जागरण के रूप में जानते हैं। तो वस्तु जो प्रोडक्ट है, जैसे उस पर एक्सपायर डेट है, MFT कब बना, कितना रुपया है, रेट है, हर चीज़ को देखने के लिए उपभोक्ता को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस चैप्टर में उसी जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या जागरूकता है, चलिए देखते हैं। देखिए एक लोगो वक्त था, जागो ग्राहक जागो, है ना। वस्तु का गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व तथा इनमें होने वाले प्रभाव को जानें। और इसी को जानने के लिए आप समझ सकते हैं कि कंपनियां हर एक चीज़ों की एक गारंटी कार्ड देती है। सामान खरीदते समय उसका गारंटी वारंटी कार्ड और रसीद अवश्य ले लें, ये चीज़ें जरूर लिया करें। अब उपभोक्ता को कैसे जागरूक करेंगे? तो उपभोक्ता को कहेंगे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका गारंटी या वारंटी कार्ड लीजिए। देखिए गारंटी होता है क्या कि जो सामान आपका खराब हो गया, जैसे मैंने ये घड़ी खरीदी है, खराब हो गया तो ये घड़ी कंपनी लेगी और नया घड़ी देगी। वारंटी का मतलब होता है कि ये घड़ी कंपनी ले लेगी और इसी को रिपेयर करके देगी। तो अब बहुत सारी चीज़ों में वारंटी देती है, गारंटी नहीं देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कहानियों द्वारा समझाया गया है कि उपभोक्ता कैसे जागरूक होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड में उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके: सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देना, सेवाओं में त्रुटि हटाना, हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति। अब यदि कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं, अगर सामान में खराबी है तो उसको हटाया जाएगा, सामान को बदला जाएगा। अगर सामान में नहीं बदला जा रहा तो उसका मूल्य वापस दिया जाएगा।
और अगर उस सामान से कोई क्षति हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति वो करेंगे, वो कंपनी करेगी, ठीक है। तो इस तरह से उपभोक्ता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड पे देखिएगा कि दुकानदार सामान बेच लेता है और फिर मनमानी तरीके से काम करता है। तो उपभोक्ता जागरूकता है तो आकर्षक नारे भी कई हैं, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, ये बहुत पॉपुलर हुआ। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। अब उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की स्थिति शोचनीय है। यह सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उनमें शिक्षा की कमी है, गरीबी का प्रभाव है, जागरूकता का अभाव है। इसके कारण वो शोषण के शिकार होते हैं। आज भी गांव में जो गरीब लोग हैं वो कभी एक्सपायर्ड डेट नहीं देखते हैं, ना दवा में ना खाने पीने की वस्तु में, जबकि हमें हर दवा में या पैकेट फूड में, खाने पीने की वस्तु में एक्सपायर्ड डेट, कब बना वो डेट, MRP, हर चीज़ें किस किस चीज़ों से मिलकर बना है वो सब देख करके लेना है। ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड डेट उठा लिए और पी लिए, खा लिए और फिर हमारे बॉडी में दिक्कत हुआ और हमारे साथ कुछ घटना हो गई। तो उपभोक्ताओं को शोषण ना हो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की। जैसे देखिए, बच्ची ने फोन किया, कल था नया आज काम से गया। तो कोई प्रोडक्ट इस बच्चे ने खरीदी और जो प्रोडक्ट क्या हुआ, कल नया था और आज काम से गया, खत्म हो गई, ठीक है। उसी तरह उपभोक्ताओं को ठगे जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, है ना। हर चीज में कालाबाजारी होती है। चलिए एक उदाहरण के लिए देखिए, गैस एजेंसियां द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, जिससे उपभोक्तागण मजबूरी में कालाबाजारी के शिकार होते तथा बाध्य होकर गैस एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ता है और उसका शोषण किया जाता है। तो ये नियम है कि गैस एजेंसी सिलेंडर को घर तक पहुंचाएगी। अब नहीं पहुंचाएगी तो आप क्या करेंगे, तो उसकी व्यवस्था आगे है क्या करना। शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप में गली गली खुलते जा रहे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनमें योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल का मैदान कुछ भी नहीं होता है और मनमाने ढंग से फीस वसूल लेते हैं। हमें देखना होगा कि स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके बाद उसी तरह हॉस्पिटल में आप देखिएगा, डॉक्टर, सबसे ज़्यादा तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज लूट रही है लोगों को। मरीज देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता। ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी भी नहीं दिया जाता और बस कर दिया जाता है, पैसे वसूल लिया जाता है। केबल ऑपरेटर जो है वो आपके साथ मतलब गलत करता है, यानी कि आपको ठगता है। उसकी इस तरह की चीज़ों को सरकार बैन करने के लिए, इस जमाखोरी को, इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए उन्होंने उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर कई चीजें हुई है। तो उपभोक्ता का जो शोषण होता है, ये सब अफवाह उड़ाया जाता था पहले कि साबुन लगाओगे ना, साबुन के अंदर सोना है, तो लोग साबुन खरीद के लगाता था, कभी सोना नहीं निकला। लाखों का इनाम लालच दिया जाता है, ये फंस जाएगा वो फंस जाएगा। देखिए यहाँ पर है साबुन वाला चर्चा जो गांव-गांव में होता था, एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट। तो ये सब अजीब तरह की चीजें से उपभोक्ता को ठगा जाता था। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, मिलावट की समस्या। अब वस्तु में मिलावट है, कहेगा शुद्ध घी और डलडा मिला रहेगा। कम तौलना, अब चम्मुक लगा के कम तोलेगा, हेरा फेरी कर देगा। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, अच्छी क्वालिटी की वस्तु नहीं देगा, दिखाएगा अच्छा दे देगा खराब। उचित कीमत, दाम से ज़्यादा ले लेना। आजकल देखिएगा एक ट्रेंड चला है, MRP से ज़्यादा ले लेता है ठंडा कोका कोला, पेप्सी वाला। अगर MRP से ज़्यादा लेता है तो अभी आप पढ़ के जाइए, एक नंबर आएगा अभी आगे, उस नंबर पर कॉल कीजिए, फोटो खींच के डाल दीजिए, दुकानदार को सील लग जाएगा, दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम प्राइस है वो उस प्रोडक्ट का, और उससे भी ज़्यादा 40 रुपये का ठंडा बोतल आधा लीटर का 45 में लेता है, तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने 1-2 कंप्लेन किया है, लेकिन गांव घर में लोग छोड़ देता है। लेकिन चीज़ें जब बाहर जाएं आप तो इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लीजिए और ज़रूर आप शिकायत करिए, हम उपभोक्ता हैं। तो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या है? छात्र छात्राओं को चाहिए कि वो जिन संस्थानों में नामांकन कराने के इच्छुक हैं उनकी राज्य सरकार UGC से मान्यता प्राप्त की जानकारी ली। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं पढ़ने जाता है, एडमिशन करा लेता है, फीस भर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो इस कॉलेज था उसका मान्यता ही नहीं था, मान्यता प्राप्त ही नहीं था, ऐसे ही चल रहा है। क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, निर्धारित जगह पर तुरंत हस्ताक्षर कर दीजिए। दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से खरीदिए, उस पर एक्सपायरी डेट देखिए। यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है अथवा नहीं। LPG गैस सिलेंडर का अंतिम तिथि पता कर लीजिए। ISI तथा एग्रमार्क, हॉलमार्क उत्पाद वस्तु पर देखें और सही परखें। ये वो चीज़ है जिससे आप सही चीज़ों को खरीद सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब ये तो हो गई उपभोक्ता को ठगा जाता है, शोषण करा जाता है। अब उपभोक्ता का संरक्षण और सरकार क्या कर रही है।
तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार ने क्या किया है कि हमारे उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको एकदम 100%। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारत सरकार ने इस अधिनियम को अपनाने में विश्व के विकसित देशों जैसे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करके उसके बाद अपनाया। तो हमने कब लाया? 1986। क्वेश्चन पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। किन किन देशों से अध्ययन करके लाया गया, ये यहाँ पर है। यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण संवर्धन पर जोर देता है जो उपभोक्ताओं की बुनियादी अधिकार है। आइए इस अधिनियम के प्रावधान को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986? क्या है? तो भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या है इस स्लाइड में। तो कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है। क्या बनाता है? सशक्त। अपने निकट क्षेत्र में उपभोक्ता फोरम को जानने के लिए कंप्यूटर पर लॉग इन कर सकते हैं। ncdrc.in यानी उपभोक्ता फोरम बनाया गया है और www.cuts.international.org पर भी जा सकते हैं और इस फोरम में आप केस कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इस वेबसाइट में उपभोक्ता को जागरूक बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। उपभोक्ता किसी भी टेलीफोन या मोबाइल से मुफ्त उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, एक बार तो बिहार दरोगा में यही पूछ दिया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811 4000 है ना। 1800 तो सब लैंडलाइन रहता है फ्री, 11 याद रखिए और फिर 4000। 420 होता है ना, 420 से बना देता है 420 लोग को, तो 4000 याद रखेंगे। स्वर्ण आभूषणों पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड, इसका मोहर लगा होना चाहिए। हॉलमार्क निर्देशित करता है कि जेवरों की स्वतंत्र रूप से जांच की गई और जो उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करता है। BIS मार्क्स अगर लगा है इसका मतलब उसकी जांच हुई है और वो अच्छा है, ऐसा सीन होता है। इसको जरूर देखिए सोना खरीदते समय। केवल चिन्हित उत्पाद खरीदें। चिन्ह नकली और गैर मानक उत्पादों के खिलाफ आपकी हिफाजत करता है। लगभग 15,000 उत्पादों में चिन्ह अंकित किया गया। आजकल देखिएगा फसाई रहता है। फूड सेफ्टी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, हर खाने पीने वस्तु पर FSSAI का मोहर लगा रहता है। तो उपभोक्ता को काफ़ी जागरूक किया गया। अब उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं ये देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के कुछ अधिकार हैं। कैसे क्या क्या अधिकार है हमारे? सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सुरक्षा का अधिकार यानी कि बाजार में जो भी प्रथम अधिकारी सुरक्षा का अधिकार है, इसका अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है। यानी उपभोक्ता ऐसे वस्तुओं और सेवाओं की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति की हानि नहीं हो। बिजली का आयरन, विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण करंट मार देता है या एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिसके कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकती है। इसकी सुरक्षा की गारंटी देता है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। उपभोक्ता को सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वो वस्तु और सेवाओं को खरीद रहा है। यानी पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता, ये सब हम देख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। अब देखिए यहाँ कहता है पैकेट बंद खाद्य उत्पादन में निम्नलिखित जानकारी अवश्य देखिए। क्या क्या? अवयव की सूची, वजन, निर्माता, निर्माण की तिथि, इस्तेमाल की तिथि और निर्दिष्ट पहले इस्तेमाल की तिथि, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चिन्ह, डाले गए रंग या खुशबू की घोषणा, पोषाहार, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक और चेतावनी, वैधानिक चेतावनी, ये सब चीज होना चाहिए पैकेट फूड पर। इस स्लाइड में देखिए सूचना प्राप्त करने के माध्यम। अब क्या क्या माध्यम है? उत्पाद, विक्रेता, कंपनी। या तो आप उत्पाद से यानी पैकेट में लिखा हुआ देख सकते हैं, या तो जो बेच रहा है दुकानदार उससे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कंपनी को कॉल कर सकते हैं और उसके लिए ये निःशुल्क नंबर है 1811 4000। सार्वजनिक संचार माध्यम, टीवी, अखबार, होर्डिंग, बिलबोर्ड, इंटरनेट पर उत्पादकों की वेबसाइट एवं ईमेल और फैक्स के जरिए भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना या पसंद करने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। हम उपभोक्ताओं को यह भी अधिकार है कि चुनाव या पसंद करने का अधिकार है, राइट टू चूज। यानी इसीलिए महिला जाती है 20 को साड़ी देखेगी, 20 को कपड़ा देखेगी, कहेगी ये नहीं ठीक है। महिला तो अजीबे करती है, 20 को देख लेगी फिर कहेगी देखिए इस डिजाइन में ऐसा कलर होगा, ऐसे कलर में ऐसा डिजाइन होगा। अरे भैया, लेकिन ये अधिकार है इसलिए दुकानदार कुछ नहीं कर पाता है। ये हमारा अधिकार है कि हम ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, आकार, मूल्य, इस सभी चुनाव करने का अधिकार है। मन हुआ लिए, नहीं मन हुआ नहीं लिए।
ठीक है। सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियर्ड। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे उपभोक्ता अपने को मंच के साथ जोड़कर अपनी बात को रख सकते हैं, उपभोक्ता फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। और सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल्स, यानी कि आपको शिकायत कर सकते हैं और आपकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होगी, इसका भी हमारा अधिकार है। देखिए ये जो घड़ी है डीजो कंपनी का, इस कंपनी ये घड़ी खराब हो गई थी और मैंने जब वारंटी के लिए दिया तो रियलमी का डीजो पार्टनर था, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगा, तो मैंने प्रॉपरली शिकायत करा और बाद में फिर मुझे नया घड़ी मिला। तो ये अधिकार है, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे मिलेगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि और सेवा की जानकारी एवं अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसी बातें कर सकते हैं। तो सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सारे हमारे अधिकार हैं, ये हमारे सारे क्या है, राइट्स हैं, अधिकार हैं। और इन राइट्स को जब आप जान जाएंगे तो दुकानदार को आप सही कर देंगे, कंपनी के साथ आप सही से मुस्तैदी से अच्छे सामान खरीद पाएंगे और कोई दिक्कत होगा तो उसका निवारण खुद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या क्या है वो देखिए। उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक क्या है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले, ये हमारा कर्तव्य है। वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतौल, निर्माण तिथि, गारंटी, वारंटी, गुणवत्ता निशान जैसे आईएसआई, हॉलमार्क, एग्रोमार्क, बुलमार्क, आभूषण मूल्य दृष्टि से किसी प्रकार के दोष अपूर्णता पाते हैं तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता जागरूकता रखें। अब ये सब चीज़ चेक करें और अगर कोई दिक्कत है तो मत लीजिए, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य आपको करना पड़ेगा, यदि अधिकार है तो कर्तव्य ही करना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था 3 स्तर पर स्थापित है। अभी क्वेश्चन पूछेगा उपभोक्ता को शिकायत के लिए कितने स्तर हैं, 3 स्तर। कौन कौन? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग है और जिला स्तर पर जिला मंच और फोरम है। तो आप कहीं भी जा सकते हैं और वहां जाके आप अपना बात रखेंगे तो आपका निदान होगा। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, सरकार ने एक न्यायालय बनाया हुआ है, क्या है तो उपभोक्ता की शिकायत के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। इतना व्यवस्था बना है लेकिन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि कैसे हम कर सकते हैं, लोग छोड़ देते हैं, भाई क्या करेंगे। हाल ही में एक न्यूज आई थी, एक रेलवे में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसने शिकायत कर दिया, उसने उपभोक्ता फोरम में जाकर के चीज़ों को बताया तो कितना करोड़ रुपया सारे लोगों को लौटाया गया रेलवे द्वारा। त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आयोग है, राज्य आयोग है और क्या है जिला आयोग है। यहाँ पर 2 बार छप गया जिला आयोग। तो बात समझ गए आप। उसके बाद इन आयोगों में जब आप शिकायत करेंगे तो जिला फोरम में जब करेंगे तो अगर संतुष्ट नहीं है तो राज्य फोरम में कीजिए। पहले कहाँ करना है? जिला फॉर्म में, पहला शिकायत जिला फॉर्म, अगर संतुष्ट नहीं हुए तो राज्य फॉर्म, यहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो राष्ट्रीय फोरम में जाएंगे। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं और इसके लिए कोई रुपया नहीं लगता है। कितना अच्छा जानकारी है, कितना अच्छा अधिकार है। उपभोक्ता शिकायत क्या, कहाँ, कैसे। तो अब प्रश्न यह सामने आता है कि उपभोक्ता शिकायत करें, कैसे करें और कहाँ करें। तो आइए इसको जानिए। तो क्या करना है, शिकायत क्या करें? कोई उत्पाद या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी आपके अधिकार जो हैं उसमें से अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई सामान आपने खरीदा और वो वारंटी में और कंपनी नहीं लौटा रही है, तो आप शिकायत करिए। इस समय देश में 582 जिला फोरम है, 35 राज्य आयोग है और 1 राष्ट्रीय आयोग काम कर रही है। 24 लाख मामलों का 84% मामलों का निपटाया जा चुका है। अब सवाल आता है शिकायत क्या करें, समझ आ गई। कोई भी सामान है जो इसके अंतर्गत आता है, आपके अधिकार में है और वो सामान कंपनी नहीं लौटाता है या प्राइस अधिक ले रहा है, जैसे क्या कहा गया कि जो प्राइस है वो उतना ही लेगा जितना MRP है या उससे कम ही लेगा, तो आप अगर प्राइस ज़्यादा ले रहा है तो इस पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करें? तो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य यदि 20 लाख से कम है तो शिकायत जिला फोरम में करिए। यानी जो 20 लाख से कम की वस्तु आपने खरीदा है तो जिला शिकायत फोरम में आप करिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो आप वहाँ क्या करेंगे, राज्य में जाके कर दीजिएगा। अब देखिए कहा जाता है किन किन परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो कौन कौन सी परिस्थिति है? किसी व्यापारी द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आपको हानि, यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है,
किराए पर ली गई उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी है, यदि आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया है, देखिए यही है ना एमआरपी, प्रदर्शित मूल्य का मतलब क्या हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं है, 40 रुपया है आधा लीटर ठंडा बोतल का, स्प्राइट का, थम्सअप का, और उससे अधिक मूल्य लिया गया है, आप इसको शिकायत कर सकते हैं 1800, ठीक है, 11/4000 पे। यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है, तब भी आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 लाख तक रहेगा तो जिला फॉर्म, और 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ के नीचे होगा तो राज्य आयोग के पास जाएंगे, और 1 करोड़ से ऊपर चल जाएगा तो कहाँ चल जाएंगे, हम चल जाएंगे राष्ट्रीय आयोग में। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, कहाँ तक, 20 लाख तक राज्य जिला फॉर्म में, अब 20 लाख से 1 करोड़ के राज्य में, और 1 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है शिकायत कहाँ की जाए, तो यह समान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है। 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फॉर्म, 20 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग, और 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग पे कर सकते हैं। शिकायत करने का तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है, जिससे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। देखिए कोई शुल्क नहीं है, और अब तो ऑनलाइन कर सकते हैं आप, अब तो दुनिया बहुत वास्ट हो गई, ऑनलाइन हो सकता है, डायरेक्ट फोन करके आप कर सकते हैं शिकायत। साथ ही इस व्यक्तिगत रूप से ये डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, तो ये पुराना समय था, चल गया, लेकिन अब क्या होता है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन होता है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पहले होता था कि सादे कागज पर लिखिए, शिकायत का पूरा सिस्टम लिखिए, कौन पार्टी है, कौन दुकान है, क्या सामान लिए, उसका क्या दिक्कत है, क्या उसका बिल वगैरह है, सबको भेजिए। अब तो सब ऑनलाइन है, आराम से ऐप डाउनलोड कीजिए भारत सरकार के वेबसाइट पे जा करके, और वहाँ से सब चीज़ को आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई रुपया नहीं लेना, ठीक है। और उसका 24 से 72 घंटे में निराकरण हो जाता है। यह भी सही बात है क्योंकि मैंने खुद किया है इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग एवं सूचना आयोग, 2 आयोग और है, एक है मानवाधिकार ह्यूमन राइट कमीशन, एक है इंफॉर्मेशन कमीशन। तो मानवाधिकार आयोग एक देश का राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा करता है। यदि आप मानव है और आपके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं। वहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं कि हम मानव को ठीक से जीने नहीं दिया जाता, ठीक है। मानवाधिकार में देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके न्यायाधीश होते हैं। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है जो देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों इस आयोग के कार्यों को देखने से पता लगा है कि यह अति संवेदनशील है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर बैठते हैं और राज्य मानवाधिकार में हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण अगर हो रहा है तो इसका शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग में भी किया जा सकता है। कई महिलाएं यहाँ चली जाती है और बहुत मदद मिलता है राष्ट्रीय महिला आयोग से। उसके बाद इसी तरह काम करती है हमारे देश में राष्ट्रीय सूचना आयोग। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग में भी आप जाकर के सूचना ले सकते हैं कि भारत की जो अमुक योजना है या ये स्कूल है या ये व्यवस्था है, ये वस्तु है, इसकी क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या ऐसा होता है, जो भी आपको जानकारी चाहिए किसी वस्तु या सेवा को लेकर के आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने के हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने या इलेक्ट्रॉनिक आंकड़े आदि के रूप में ऐसे प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसे उसे आवश्यकता है। जैसे आपने एग्जाम दिया बिहार पुलिस का, ठीक है, आपको लगता है कट ऑफ क्या गया है, नहीं गया है, और मेरा कट ऑफ कितना है, तो आप सूचना के अधिकार से उससे आयोग से मांग सकते हैं, जिसके लिए आवेदक संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा, जिसे 30 दिनों में, विशेष परिस्थिति में 48 घंटों में सूचना उपलब्ध किया जाएगा। काफी तगड़ा कानून है, आरटीआई इसी को बोलते हैं। अब ये रहा आपका सारांश। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा वो यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में। हमने आपको पूरी चैप्टर समझा ही दिया है तो देखने की जरूरत है नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण सवाल का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। काफी अच्छा सवाल है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? यही है ना दोस्त। उसके बाद स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को हम लोग लगाते हैं? तो हम लोग जो लगाते हैं वो लगाते हैं हॉलमार्क। लेकिन हॉलमार्क का सोना लेना चाहिए। यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो वो राज्य आयोग में जाएगा।
उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क है एकदम, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। चलिए, तो कुल 6 क्वेश्चन था दोस्त यहाँ पे। अंत में, इस चैप्टर के अंत में यही कहेंगे, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों को चिंगारी को और हवा देते हैं। जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, मेहनत से चढ़िए, भाग्य के भरोसे बैठिए नहीं और रिजल्ट ले लीजिए। और मैं एक सूचना और दे दूं कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए, कोई भी जीएस में, और मैं एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसका जो क्वेश्चन है, वो कंटेंट है, वो कहाँ से बनता है, एकदम पूरी कंसेप्ट और थ्योरी के साथ मैं समझाता हूँ। ये रिवीजन क्लास भी चल रहा है हमारे चैनल पे, आप जाइए यूट्यूब प्लेलिस्ट में, वहाँ रिवीजन क्लास में जाकर के हर विषय का अलग अलग बना है और हर 3 से 4 वीडियो सबका है, उसमें संपूर्ण विषयों का आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप पाएंगे कि जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, इस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, वो कंटेंट से ही सवाल बनते हैं। तो सारे विषयों का मैं करा रहा हूँ, ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस का भी विषय है, फिजिक्स है, उसके बाद आगे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी है, तो हर विषय का मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, कोई दिक्कत। उसके अलावा बिहार पुलिस का जो एग्जाम है उसका फुल मॉक टेस्ट भी करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन का, वो भी आप इसे चैनल पे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार पुलिस मॉक टेस्ट एक फाइल बना है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलती है, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी वीडियो हमारा देख सकते हैं। और साथ ही हाल ही में त्रिपुरा में 800 से ज़्यादा छात्रों को HIV एड्स हो गया, और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ असुरक्षित सेक्स नहीं, यूँ भी फैलता है एड्स कैसे फैलता है। एड्स सुनते ही लोगों को लगता है कि ये असुरक्षित यौन संबंध या सेक्सुअल एक्टिविटी के फिजिकल रिलेशन से ही फैलता है, ऐसा नहीं है, कई कारण है एड्स फैलने का। अगर इसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो यह भी वीडियो आप हमारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जॉब लेटेस्ट न्यूज अपडेट में जाके देख सकते हैं। उसी तरह बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का क्लास 9th, उसके बाद क्लास 9th का हिस्ट्री मैंने पूरा करा दिया है, पॉलिटी करा दिया है, ज्योग्राफी करा दिया है, उसके साथ इकोनॉमिक्स करा दिया है, और फिर क्लास 10th का हिस्ट्री करा दिया, पॉलिटी करा दिया, ज्योग्राफी करा दिया, और अभी इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स भी करा ही दिया। तो कुल मिलाकर सोशल साइंस की जो व्यवस्थाएं हैं क्लास 9th और 10th का बिहार पुलिस की, वो हमारा अब खत्म हो गया है। अब बचा है आपका साइंस का, तो अब हम आपको साइंस करवाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि बिहार पुलिस में सोशल साइंस के जो 4 विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके 9th और 10th के जो भी सिलेबस आपने बिहार पुलिस को चिपकाया है, बिहार बोर्ड से उठा के चिपकाया है, वो सारा सिलेबस वाइज हमने कराया। और पहली बार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने कराया है क्लास 9th और 10th का। तो सारे वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखिएगा, पूरी कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगी। और इन सब का PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो यदि आप नहीं जुड़े हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, जहां से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। हमारा ये क्लास है GS एकेडमी, जिस पर पूरी GS की तैयारी होती है। कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर आपको GS की पूरी तैयारी गारंटी के साथ कराई जाएगी, और वैसी तैयारी जिसे आपको लगेगा कि हाँ इसी कंटेंट से क्वेश्चन बनते हैं। बस हम कोई शुल्क आपसे नहीं लेते हैं, बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्त, रिश्तेदार और जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें भेजिए। बस यही गुरु दक्षिणा है, यही शुल्क है मेरा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हम आपसे बिना कोई फीस लिए आपकी मदद करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। पूरी GS की तैयारी के लिए हमसे आप हमेशा के लिए जुड़िए, और हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को अपना प्यार दीजिए। आप सब हमारे YouTube परिवार हैं, और आप हमारा परिवार है तो हम आपके परिवार हैं। तो परिवार की मदद करते हैं, तो आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, और हम ऐसे ही आपके लिए बेहतर काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो साइंस सीरीज होगा, और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।